हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज से एक नई सीरीज लेकर आए हुए हैं। आपको बता दें कि यूपीएससी एग्जाम के अंतर्गत देखा जाए तो आपका 25 मई 2025 को यूपीएससी का एग्जाम है, जिसमें आज से अगर देखा जाए तो आपके टोटल 84 डेज बचते हैं। कितने? 84 डेज। तो ये जो सीरीज है आपके पूरे 84 डेज चलने वाली है, जिसके अंतर्गत आपको प्रत्येक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। हमारा टारगेट रहेगा कि आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं या फिर बनते हैं, तो उन सभी को हमारे द्वारा इस सीरीज के अंतर्गत कंप्लीट कराया जाएगा। ये सीरीज आपकी 25 मई 2025 तक चलने वाली है। आज देखा जाए तो 25 मई 2025 से पीछे की ओर चलते हैं तो आज हमारा 84वां दिन है। 84वें दिन के अंतर्गत हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फिर 83वें दिन, 81, 82, मतलब कि ये सीक्वेंस हमारा चलता रहेगा। तो ये आपका मतलब देखा जाए तो घटते क्रम में ये आपका चलेगा। 84, 83, 82, 81, 80 ऐसा होते होते आपका 2, 3, 1 मतलब कि इस तरीके का सीक्वेंस चलेगा। तो ये सीक्वेंस के अंतर्गत आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन रात के 9 बजे दिए जाएंगे, जिसमें आपको उन सभी सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा, चाहे आप जो आपके सिलेबस में दिए गए हों, चाहे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हो, चाहे आपके पॉलिटी के क्वेश्चन हो, हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, एनवायरमेंट के सभी क्वेश्चन का एक मतलब कि मर्ज इसमें इकट्ठा दिया गया है। तो ये टारगेट आपका यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की डेली प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग है कि आप दिन भर पढ़ें, रात में एटलीस्ट 10 से 12 मिनट का टाइम निकाल के ये वीडियो देखें, जिससे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंतर्गत आपके प्रश्न भी सॉल्व होंगे और आपका भी एक सेल्फ एनालिसिस डे बाय डे होता रहेगा। चलिए तो इन प्रश्नों के शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न आता है। स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकारों में प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहा गया है? इसमें प्रश्न में क्या स्टेटमेंट दिया गया है? स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकार के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। पहला कथन कहता है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में पत्नी को पति की संपत्ति का अधिकारी बताया गया है। दूसरा कथन कहता है कि कात्यायन में पत्नी को धनहरी बताया गया है। तीसरा कथन कहता है कि बृहस्पति ने व्याख्या दी कि पुत्र के अभाव में पुत्री का संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए। तो ये आपके अलग अलग 3 स्टेटमेंट हैं। इन 3 स्टेटमेंट में से कुछ आपके कथन दिए, इन कथनों में से आपको बताना है कि ऑप्शन ए के अंतर्गत के केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी के अंतर्गत 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी के अंतर्गत आपका 1 और 2 और 3 सही है, और ऑप्शन डी के अंतर्गत 1 और 3 सही है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इसमें कौन सा कथन आपका सत्य होगा। तो ये आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट कहता है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में पत्नी को पति की संपत्ति का अधिकारी बताया गया है, जो आपका सत्य है। दूसरा कथन जो दिया गया है कि कात्यायनी में पत्नी को धनहरी बताया गया है, ये भी सत्य है। तीसरा कथन दिया गया है कि बृहस्पति ने व्याख्या दी है कि पुत्र के अभाव में पुत्री को संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए, तो ये कथन भी आपका सत्य है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी होगा, जिसमें तीनों ही कथन सत्य हैं। तो चलिए इनकी व्याख्या को देख लेते हैं कि जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, इसमें पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का सर्वप्रथम अधिकार होगा, उसके बाद उसकी कन्या का होगा। बृहस्पति और नारद में भी यही व्यवस्था दी है कि कन्या भी पुत्र के समान ही संतान होती है, और पुत्र के अभाव में उसकी संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए, और नारद के अनुसार विधवा को पति की संपत्ति का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख स्मृतियां रही हैं, जिसमें ये प्रमुख स्टेटमेंट दिए गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित मध्यकालीन युद्ध को उनके कालक्रम अनुसार सजाएं, यानी कि आपके जिस तरीके से इनका सीक्वेंस दिया गया है, तो इनका कालक्रम बताना है। पहला दिया गया है कि दोराहा की लड़ाई, दूसरा दिया गया है घग्गर की लड़ाई, तीसरा दिया गया है मच्छीवाड़ा की लड़ाई, ऑप्शन डी दिया गया है सेमल की लड़ाई। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी 2, 1, 3, 4, ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2 और ऑप्शन डी 4, 3, 2, 1। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनका क्या सीक्वेंस रहा, कि कौन सी लड़ाई सर्वप्रथम हुई। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले होती है घग्गर की लड़ाई, फिर होता है दोराहा का युद्ध,
उसके बाद होता है मच्छीबाड़ा का युद्ध, फिर होता है सैमल की लड़ाई। अब किस और किन के बीच में हुई, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, 2 1 3 4 के फॉर्म में होगा। तो चलिए जान लेते हैं इसकी व्याख्या। जैसे कि 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच घग्गर की लड़ाई होती है। तो घग्गर की लड़ाई कब होती है? 1529 ईस्वी में। बाबर ने अफगानों को परास्त किया हुआ था इस लड़ाई में। और 1532 ईस्वी में हुमायूं तथा अफगानों के बीच दोराहा का युद्ध होता है। तो दोराहा का युद्ध कब होता है? 1532 में। घग्गर का युद्ध कब होता है? 1529 में। फिर 1544 ईस्वी में शेरशाह एवं मालदेव के बीच सेमल की लड़ाई होती है, जिसमें शेरशाह ने मालदेव को हराया था। तो शेरशाह के द्वारा मालदेव को कब हराया जाता है? 1544 में। और 1555 में ईस्वी में हुमायूं एवं सिकंदर शाह के बीच मच्छीबाड़ा का युद्ध होता है और फिर हुमायूं विजयी होता है। तो ये जो युद्ध था, इसके बाद से हुमायूं की पुनः वापसी होती है मच्छीबाड़ा के युद्ध के बाद, जो 1555 में होता है। और सिकंदर शाह जो रहते हैं वह शेरशाह के उत्तराधिकारी होते हैं। तो 1529 में बाबर और अफगानों के बीच, 1529 में घग्गर की लड़ाई हुई, 1532 में हुमायूं और अफगानों के बीच दोराहा का युद्ध हुआ, 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के साथ सेमल की लड़ाई होती है, और 1555 में मच्छीबाड़ा का युद्ध होता है, जिसमें सिकंदर शाह और हुमायूं के बीच होता है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस होता है, 1529, 32, 44, 55। तो ये आपकी पूरा व्याख्या रही। तो इसको साथ ही में आपको याद करते जाना है, रिवाइज भी होता रहेगा और आपको याद भी होता रहेगा, तो दोनों चीजें होती रहेंगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ओजोन थेरेपी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सक्षम है। दूसरा कथन कहता है कि इससे शरीर में बनने वाले विषैले तत्वों को बाहर निकलने में सहायता मिलती है। तीसरा कथन कहता है कि इससे शरीर में खत्म हो रही ऊर्जा को पुनः संचित किया जा सकता है। और चौथा कथन कहता है कि इस प्रक्रिया में ओजोन के साथ मीथेन गैस प्रयुक्त की जाती है। तो क्या कहा गया है? पहला कथन कि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने में सक्षम हो, शरीर में बनने वाले विषैले तत्वों को बाहर निकालने में सहायता करता हो, शरीर में खत्म हो रही ऊर्जा को पुनः संचित किया जाता हो, और शरीर में इस प्रक्रिया में ओजोन के साथ मीथेन गैस प्रयुक्त हो। तो इनमें से आपको कथनों में बताना है कौन कौन से कथन सत्य है। जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया है 1 और 2, ऑप्शन बी में 2 और 3, ऑप्शन सी में 1 2 3 और ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी होगा। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इसमें आपका कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होता है, जिसमें जैसे कि आपका ये पहला कथन जो है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का विकसित करने में ये सक्षम है, तो ये गलत होगा। फिर आपका जो इसमें फोर्थ कथन आता है कि इस प्रक्रिया में ओजोन गैस के साथ मीथेन गैस प्रयुक्त होती है, ये भी कथन है। आपका ये दूसरा और तीसरा कथन सत्य है कि शरीर में बनने वाले विषैले तत्वों को बाहर निकालने में सहायता करता है, और ये शरीर में खत्म हो रही ऊर्जा को पुनः संचित किया जाता है। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत आपका सी होगा, जिसमें आपका पहला भी कथन सत्य है और आपका दूसरा भी कथन सत्य है और तीसरा भी कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी होगा। चौथा कथन जो है इसमें वो गलत है कि इसमें मीथेन गैस का प्रयुक्त होता है, बट ये प्रतिरोधक क्षमता विकास करने में भी सक्षम होता है, विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी सहायक होता है, शरीर में खत्म हो रही ऊर्जा को पुनः संचित भी करता है। तो अब ओजोन थेरेपी के बारे में व्याख्या जान लेते हैं कि ओजोन थेरेपी जो है वह विज्ञान के क्षेत्र में इलाज की गई एक नई विधि है, जिसमें ओजोन और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ओजोन जो होता है वह एंटीऑक्सीडेंट प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सक्षम होता है। यह जो होता है वह ऑक्सीडेंटिव तनाव को कम कर सकता है, और यह अल्पजीवी गैस शरीर के अंदर जाकर ऑक्सीकरण प्रक्रिया को तेज करने के साथ साथ ऑक्सीजन को फेफड़ों की ओर ले जाने में, शरीर की सभी कोशिकाओं तक ले जाने में क्षमता बढ़ा देता है, और इससे शरीर में बनने वाले विषैला तत्व को बाहर निकालना एवं खत्म हो रही ऊर्जा पुनः संचित करने में मदद मिलती है। तो ये ओजोन थेरेपी जो चिकित्सक विज्ञान के क्षेत्र में एक नई विधि है, उसके बारे में ये उपरोक्त व्याख्या को देता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 10% के नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया गया है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होने वाली ऊर्जा प्रवाह के दौरान 10% ऊर्जा कम होती जाती है। दूसरा कथन आता है ऑप्शन बी कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होने वाली ऊर्जा प्रवाह के दौरान मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। ऑप्शन सी आता है कि एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर के मध्य ऊर्जा स्थानांतरण में प्रत्येक बार 10% ऊर्जा में वृद्धि होती है, और ऑप्शन डी आता है कि केवल उत्पादक से
प्रथम श्रेणी के मध्य ही 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से आपका कौन सा कथन सत्य होगा। तो 10% के नियम के अंतर्गत देखा जाए तो जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वह एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर होता है और 10% इसमें ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो इसके अंतर्गत इन चारों कथनों में देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी होगा। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है और इसमें 10% ऊर्जा मतलब कि स्थानांतरित होती है। तो ये जो 10% का नियम है इसे जीव विज्ञानी लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। तो ये जो जीव विज्ञानी लिंडमैन है इनके द्वारा ये 10% का नियम दिया जाता है। इसमें इस तरीके से ये ग्राफ बनाया जाता है जिसमें जब आप जाते हैं ऊपर से नीचे की ओर तो इसमें 10% प्रत्येक स्तर पर 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर इस तरीके से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो ये ऊर्जा के प्रवाह में देखा जाता है। तो ये आपके लिंडमैन के द्वारा दिया गया था, तो इसी के साथ ही ऑप्शन बी होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जिसमें पूछा गया है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से हमारा कौन सा कथन सत्य नहीं है। कि ऑप्शन ये दिया गया है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन बी दिया गया है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। ऑप्शन बी सी दिया गया है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया और ऑप्शन डी दिया गया है कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया हुआ था। तो आपको इन सभी प्रश्नों में से बता मतलब कि ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका बी कथन भी सत्य है, सी कथन भी सत्य है और डी कथन भी सत्य है। बट आपका जो पहला वाला कथन है वो असत्य है कि 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। पर ये 1499 नहीं बल्कि 1510 में किया था। जब भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता है। अल्बुकर्क का जो समय काल होता है भारत में यानी कि जब वो बारिशराय रहते हैं तब 1509 से 1515 के बीच में इनका समय काल रहता है और ये पुर्तगाली राज्य की स्थापना करते हैं। फिर फरवरी 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो शासक रहते हैं आदिल शाह से गोवा को जीत लेते हैं। कौन जीत लेते हैं? अल्बुकर्क, जो इनकी एक पहली उपलब्धि होती है। तो गोवा को जो जीतते हैं 1510 ईस्वी में, तो ये आपका 1499 ना होकर क्योंकि 1498 में तो ये लोग आए ही थे, वास्को ड गामा सर्वप्रथम आए हुए थे। फिर बाद में जो वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क आते हैं जो 1509 से 1515 तक का इनका एक टेन्योर रहता है और इस सर्वप्रथम 1510 ईस्वी में फरवरी 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लेते हैं। किससे लेकर? ये कर लेते हैं जो बीजापुर के शासक आदिल शाह रहते हो उनसे गोवा को जीत कर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए होगा जिसमें ये नहीं है। आपका बी सी डी सत्य है, साथ में ये इसकी भी व्याख्या बता दी तो ये भी आपका सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट की निम्नलिखित में से किसने वास्को ड गामा का कालीकट में स्वागत किया था। ऑप्शन ए आगे गैस्पर कोरिया, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी जमोरिन, ऑप्शन डी अल्मीडा। तो वास्को डी गामा कब भारत में आता है? वास्को डी गामा की जो भारत में आगमन होता है वह 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? जो कालीकट बंदरगाह है वहां पर किसके द्वारा स्वागत किया जाता है? यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जमोरिन के द्वारा स्वागत किया जाता है। कालीकट बंदरगाह पर जमोरिन के द्वारा स्वागत किया जाता है और ये 20 मई 1498 को भारत में आते हैं और ये इनका स्वागत ही जमोरिन करते हैं। तो आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति या कौन नील जन योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। ऑप्शन ए अल्मीडा, ऑप्शन बी कर्क, ऑप्शन सी डुप्ले, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो इनमें से बताना है कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी आई हुई थी इनमें से कौन सी ये वायसराय है या गवर्नर है जिनमें ये इनसे संबंधित है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी से देखा जाए जैसे कि ब्लू वाटर पॉलिसी को जब भारत में प्रथम बार यानी कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो आते हैं तो वो 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी डी अल्मेडा आते हैं। कब आते हैं? 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी डी अल्मेडा। और इसके पहले मतलब कि इसके बाद कौन आते हैं जो हमने पहले बाद में पढ़ा हुआ है? अल्बुकर्क। उनका समय काल कितना रहता है? 1509 से
1515 इनका समय काल कितना है? ये 1505 में भारत आते हैं। 1505 में ये भारत आए। ये जब भारत आते हैं तो इन्हें वायसराय एवं गवर्नर भारत प्रथम बनाया जाता है। जब ये बन जाती है तो ये व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? व्यापारिक क्षेत्र के मतलब कि व्यापारिक क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में ही हिंद महासागर पर अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने देते हैं। जब ये स्थापित करते हैं तो इसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। और ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वह किसके समय में आती है? द अल्मीड़ा के समय में आती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये गोवा के मतलब कि पुर्तगाली रहे हैं, जिनके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया जाता है। तो इस तरीके से इस पॉलिसी के बारे में है। तो ये आपका प्रश्न फिनिश होता है। यहाँ पर ही हमारा सेशन फिनिश होता है। नेक्स्ट डे आपको फिर कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे एटलीस्ट 5 से 10 से बीच का आपका टारगेट रहेगा कि आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन इतने ही प्रश्नों की कराई जाए, ताकि ये रहे कि आपको बर्डन भी ना रहो और आप 10 से 12 मिनट में इसको देख भी लें। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इसकी पीडीएफ अभी तुरंत ही इसके टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें। ये आपका 84 वर्डन है, कल आपका 83 वर्डन होगा, जो आपके असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। तो इस सेशन को आप